नमस्कार। प्रस्तुत है शेखर एक जीवनी उपन्यास का चौथा भाग। तीसरे भाग की 2 पंक्ति पढ़ता हूँ, इससे याद आ जाएगी, याद ताजी हो आएगी। यह बालक झील में से श्वेत कमल तोड़ रहा है। तोड़ तोड़कर अपने आगे ढेर जमा करता है, पर संतुष्ट नहीं होता। तोड़ता भी है वह तो अध खिली कलियां ही तोड़ता है। पूरा खिला हुआ न जाने क्यों उसे अच्छा नहीं लगता। यहाँ तक हो चुका था। आगे चौथा भाग। उससे कुछ ही दूर पर एक लड़की बैठी है, किंतु मनसा वह सैकड़ों हजारों मील दूर है। उसके पास एक अंग्रेज चित्रकार के बनाए हुए कश्मीर के अनेक चित्र पड़े हैं और उसकी गोद में एक किताब कालिदास का रघुवंश। पर वह चित्र भी नहीं देख रही, पुस्तक भी नहीं पढ़ रही है। वह उस बालक की ओर शून्य दृष्टि से देख रही है, मुंह से कुछ गुनगुना रही है और मन सा पता नहीं क्या सोच रही है। बालक की आयु है कोई 8-1 वर्ष, बालिका की कोई 13 वर्ष। बालक स्वयं मैं हूँ और वह बालिका मेरी बहन। बजरे में और भी अनेक लोग हैं, किंतु इस दोपहर के संसार में स्नेह की धूप का आनंद लेने वाला कोई और नहीं है। वे अलग हैं, खोए हुए हैं, और बजरा अपनी धीर गति से उनके स्वप्नों का पीछा करता जा रहा है। बालक फूल तोड़ते तोड़ते थक गया है और अब फूलों का वह बाहुल्य भी नहीं रहा। अब कहीं दूर पर एक आध फूल मिल जाता है। अब वे झील की गहराई में आ रहे हैं। बालक उन फूलों की लंबी लंबी नाल को टुकड़ों में चीरकर मालाएं बना रहा है। नाल 2 होकर मालाकार हो जाती है और प्रत्येक माला के नीचे एक फल का लोलक रह जाता है। वह मालाएं बनाता जाता है और जब जब एक तैयार हो जाता है तब तब दबे पांव अपनी बहन के पास जाकर धीरे से उसके गले में डाल देता है। वह निश्चल बैठी रहती है। प्रत्येक बार एक स्वप्निल सी मुस्कान मुस्कुरा देती है और फिर खो जाती है। भाई ने उसे फूलों से लाद दिया है, पर उसकी तृप्ति नहीं हुई और वह भी उसे मना नहीं करती। फूल भी समाप्त होने को आए हैं। कुछ एक रह गए जिनकी एक आध पत्ती टूट गई है। बालक सोच रहा है कि ये माला के उपयुक्त नहीं है, पर साथ ही उसे जान पड़ता है कि मालाएं थोड़ी रह गई हैं, अभी तो कई और लादी जा सकती है। तब वह अप्रतिभ सा होकर अपराधी सा बहन के पास जाकर कहता है, बाकी तो अच्छे नहीं हैं। उसका असंतोष देखकर बहन हंसती है और कहती है, बहुत हैं और क्या कुचल दोगे, और फिर खो जाती है। बालक उसके पास बैठ जाता है, पूजा के भाव से उसकी गुनगुनाहट सुनता हुआ, मानो देवी उसे वरदान दे रही हो। वे शब्द मुझे आज भी भूले नहीं। उन दिनों मैं उनका अर्थ नहीं जानता था, आज जानता हूँ। पर उन दिनों जो स्वप्न देखे थे, जो भाव जगाए थे, उनका अर्थ नहीं जान पाया। वे अर्थ से परे हैं। स्त्रियं यदि जीवितापः हृदय किन्निहिता न हन्ति माम। बहन को गाते सुनते एकाएक कोई अज्ञात भाव बालक के मन में जागता है। वह एकाएक उत्पन्न नहीं हुआ, कई दिनों से धीरे धीरे उसके हृदय में अंकुरित हो रहा है, किंतु उसकी वह व्यंजनीय संपूर्णता नहीं है। आज ही मालाएं पहनाते समय और गायन सुनते समय उसके मानसिक क्षितिज के ऊपर आई है। एक अत्यंत कोमल स्पर्श से बहन के कपोल को छूकर बालक कहता है, कितनी अच्छी लगती हो तुम। उसकी शब्दावली में सुंदर और असुंदर, अच्छे और बुरे, सत्य और असत्य के लिए अलग अलग संज्ञाएं नहीं हैं। वह अबोध बालक है, पर सत्यम शिवम सुंदरम के तथ्य को भली भांति समझता है। इसीलिए अपने हृदय के अप्रस्फुट भाव को व्यक्त करने के लिए यही कह पाता है कि कितनी अच्छी लगती हो तुम।
और बहन भी उसे समझती है। वह फिर हंसती है और एक बहुत क्षीण सी लज्जा से अधिक सुंदर हो उठती है और मुंह फेर कर पानी में देखने लगती है। क्या उसमें अपना अलग से प्रतिबिंब देखने के लिए? मैं नहीं जानता, वह भी शायद ही जानती हो, और वह अब एक अज्ञात परिवर्तन से बदल रही है। मैं अब भी उसे अपने सारे रहस्य कह डालता हूँ, किंतु उसे अब ज्ञात हो रहा है कि उसके अधिकार में एक स्वतंत्र रहस्यागार है, उसका हृदय। जैसे मोतियों की माला टूट गई हो और बिखरे मोतियों को फिर एक बेतरतीब लड़ी में पिरो दिया जाए, उसी तरह मेरी स्मृतियों की तरतीब उलझ सी गई है। इसी दृश्य के साथ मुझे दिखता है एक और दृश्य, जिसमें पात्र भी वही हैं, उपकरण भी वही हैं, पर जिसकी आंतरिक प्रेरणा बिल्कुल विभिन्न है। वह दृश्य की दृष्टि से बिल्कुल इसके साथ है, किंतु मेरे जीवन के प्रभाव में ऐसा जान पड़ता है कि उसका इससे कोई संबंध ही नहीं, और यदि कोई है भी तो यही कि ये दोनों दृश्य दो अत्यंत भिन्न भावनाओं के समकालीन विकास के चिन्ह हैं। वही झील, वही बजरा, वही दिन। संध्या हो चुकी है, सब लोग अंदर चले गए हैं, मैं ही अकेला बजरे की छत पर बैठा हूँ। झील पर आकाश के गाढ़े और सम्मिश्रित रंग का प्रकाश पड़कर उसे ऐसा बनाए है जैसे प्रकृति की वह निश्चल आंख नींद से अलसाई हो, और उसे घेरे हुए बरौनियों की तरह सब ओर लंबी लंबी घास क्षितिज रेखा को जहाँ तहाँ चीर रही है। मैं मुग्ध होकर भी इसी घास के श्याम छाया चित्र को देख रहा हूँ। वह काली है, स्वतः सौंदर्य विहीन है, किंतु कितने सौंदर्य को घेरे हुए। और इतना ही नहीं, मैं किसी प्रतीक्षा में बैठा हूँ। पूर्व की ओर घास की बरौनियों और भी काली दिख पड़ रही हैं, क्योंकि उनके ऊपर आकाश में एक चिकना सा सफ़ेद प्रकाश छा रहा है। मैं कल्पना ही में यह देखने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि चंद्रोदय से किस वस्तु में क्या परिवर्तन आ जाएगा, कौन सा आकार दिखने लगेगा। मैं नहीं जानता कि वास्तविकता मेरी कल्पना से कितनी बढ़कर हो सकती है। नीचे बजरे के अंदर कोई गा रहा है, मैं कान देकर सुनता हूँ। दो स्वर एक साथ गा रहे हैं, एक मेरी बहन का है और एक हमारी मौसी का। उस गायन के शब्द मुझे याद नहीं है, पर स्वर दोनों मेरे कानों में गूंज रहे हैं। मैं कल्पना करता हूँ ये स्वर दो तेज तैराक हैं जो झील की छोटी छोटी अदृश्य लहरों पर सवार होकर चले जा रहे हैं, क्षितिज की ओर, चंद्रोदय की ओर, चंद्रमा की किरणों से मिलने, क्योंकि ये किरणें उनकी बहनें हैं और वे इन्हें कुमुदनियों के हार पहनाएंगे। आह, वे किरणें तो यहीं चली आ रही हैं। वे झील की काली बरौनियाँ अब क्षितिज की पलक में सुरमे की रेखा बन गई हैं। उनके ऊपर एक बड़ी सी पथराई हुई आंख की भांति चांद निकल आया है। मेरे मन में एक विचित्र भाव उठता है। चांद एक कन्या है और यह पृथ्वी का काला सौंदर्य उसका आवरण, किंतु चांद इतना सुंदर है कि इस आवरण को उसे ढके रखने में का अधिकार नहीं है। इसलिए चांद ने उसे उतार फेंका और निरावरण होकर क्षितिज के ऊपर आ गया है, और वह सौंदर्य बिखर कर उस प्रत्यक्त आवरण को भी कितना सुंदर बनाए डालता है। यह भाव उस समय सचमुच इसी रूप में हृदय में जागे थे। यह मैं निश्चय पूर्वक नहीं कह सकता, किंतु मेरी स्मृति में जो चित्र आता है उसमें वह बालक इसी भावना से भरा हुआ खड़ा है। व्यक्त रूप से यदि वह भाव उसके मस्तिष्क में नहीं था तो इसका अंकुर अवश्य वहाँ था। अवश्य उस दिन उसे इस बात का अप्रत्यक्ष ज्ञान हो गया था कि सौंदर्य कितना नग्न और नग्नता कितनी सुंदर है। बालक के स्वप्न को चीरती हुई एक आवाज़ आई, शेखर अब उतर आओ। यह भी उसी बहन की आवाज़ है। क्या तभी से जब भी मैं किसी अत्यंत सुंदर दृश्य को देखकर एक ऊर्ध्वगामी उन्माद में अपने आप को भूल जाता हूँ, तब एक तीखी आवाज़ पुकार कर कहती है, शेखर अब उतर आओ। और इसी के साथ
शेखर एक जीवनी का यह चौथा भाग यहीं समाप्त होता है। अगले 5वें भाग में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।